फिर राज्य को तोड़ के जख्म दिया, फिर यूनियन टेरिटरी बना के जख्म दिया, फिर उनकी असेंबली छीन के भी जख्म दिया। और अब तो अंग्रेजी के दैनिक लिखते हैं कि सिक्स शेड्यूल देना और स्टेट देना तो भारत के लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक इंडिया की पीसफुल स्टेट को आपने कितनी आसानी से एक डिस्टर्ब स्टेट में कन्वर्ट कर दिया सर। और कारगिल भी साथ में आ गया उनके, उन्होंने भी हड़ताल की पूरी 2 दिन की, वहां पर पूरा कारगिल बंद रहा उसके लिए। आप सोचिए साहब कि आपका काम क्या है? एक पीसफुल इंडिया को वॉलेटाइल इंडिया में कन्वर्ट करना, एक शांति प्रिय क्षेत्र। इससे शांति प्रिय क्षेत्र कहां था हिंदुस्तान का मुकुट? लद्दाख। इतनी शांति साहब, लोग शांति की तलाश में वहां जाते थे, लेकिन आसुरी शक्तियां वहां भी चली गई साहब। और अल्टीमेटली उसको भी डिस्टर्ब एरिया। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश देखो साहब अंदर से। ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी है जो चाइना से बचाता है आपको। देशभक्त है ये लोग, लेकिन उनको आपने आतंकवादी करार दे दिया, उनको आपने देशद्रोही करार दे दिया। ये हमारे देश के दुश्मन है। अब क्या कहूं साहब, सरकार के अंदर शायद बहुत बड़ी चाहत है कि बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, अब बंदूक उठाओ और बंदूक की नली उठा के जवाब दो इनको, ताकि इन्हें पता लगे कि ये सरकार सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला सकती, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चला सकती है। इससे सैड डे हमारे लिए और क्या हो सकता था। प्रफुल्ल जी। जी, बुलडोजर नहीं टैंक। तो सर बहुत बहुत नमस्कार सबों को। सर देखिए, ऐसा कि मैं मानता हूं कि आप बहुत संवेदनशील आदमी हैं। आपके और हमारे दर्शक श्रोता सभी बहुत संवेदनशील हैं, खास करके ऐसे मामलों में। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि देखिए, राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये अमानुषिक प्रवृत्तियां जरूर हैं। हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति का के विकास में सांस्कृतिक संघातों की कथाएं बहुत हैं, और वे हमारे कल्चरल जो सेटअप है उसमें फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। इसलिए राजनीति को समझने के क्रम में अगर हम संस्कृति का संदर्भ लेते हैं तो कई फॉल्ट लाइन आ जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति के संदर्भ को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यथार्थता के संदर्भ से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा, भीम में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे फिर अनुरोध करूं कि इसे अमानुषिक प्रवृत्ति ही कह के मुझे चलने की इजाजत दीजिए। मैं इसे कोई अन्य प्रवृत्ति के रूप में नहीं देख रहा, क्योंकि सांस्कृतिक संघात की कथाएं सामने आ जाएगी तो वे हमें से बहुतों को पीड़ा पहुंचाएगी, और ये बहुकोणीय है। ये टूटी हुई किरचें बहुत घातक है। बहरहाल देखिए, एनएसए बना 1980 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। भारत राष्ट्र को सबसे खतरा है। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि फेडरल सिक्योरिटी एक्ट भी बनाना चाहिए। हमारी जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है, जो संविधान ने हमें प्रदत्त किया है, केंद्र को कोई हक नहीं है कि हमारी क्षेत्रीय स्वायत्तता को वह आघात पहुंचाए, वह उसे तोड़ने की कोशिश करे, अवहेलित करे, अपमानित करे। इसलिए इसकी भी बहुत जरूरी है, और विधानसभाओं को इस मामले में पास करना चाहिए। दो तरीका होता है, एक तो सारे लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद संवैधानिक संशोधन के लिए, वहां से पास होने के बाद तभी विधानसभाओं में से भेजा जाए, आधे से अधिक विधानसभा इसको पारित करें। दूसरा तरीका ये होता है, किसी एक कॉमन प्रस्ताव पर आधे से अधिक विधानसभाओं से पारित करके लोकसभा और राज्यसभा को भेजें, संस्तुत करें कि आप इस पर विचार कीजिए, इसे पारित कीजिए। हमें इस बात को देखना होगा, क्योंकि बार बार ये सरकार हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात कर रही है। अभी जो घटना घटी उसके पीछे क्या है? क्या जब जम्मू कश्मीर 370 को, जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा जा रहा था, तो हमारे उनको ये लेह और लद्दाख के लोगों को यह भरोसा दिया गया कि उनको पूरा स्टेटहुड मिलेगा। और उनको पूरा स्टेटहुड मिलेगा ये क्यों दिया गया? भ्रम या इस तरह का धोखा क्यों किया गया? इसलिए कि वे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस डाउन करना चाहते थे, उसे यूनियन टेरिटोरी में बदलना चाहते थे अपने राजनीतिक कारणों से। और वे क्यों चाहते थे? लद्दाख और बांगचुक जैसे नेता इतने महत्वपूर्ण हैं, गांधीवादी हैं, अपनी निर्दोषिता में उन्होंने इस बात पर यकीन किया कि हमें स्टेटहुड दे देंगे। वे क्यों चाहते थे? वे इसलिए चाहते थे कि जो भी बजट होता था, विकास के जो भी कार्यक्रम होते थे, लेह और लद्दाख की ऊंचाइयों तक पहुंचते पहुंचते वो वहां पर शिथिल हो जाते थे। आप जानते हैं कि लेह में, लद्दाख में एक मैग्नेटिक पहाड़ है, जिसमें चीजें जो गाड़ी अगर
न्यूट्रल गियर में छोड़ दिया जाए तो लगता है कि वो पहाड़ी के ऊपर में लुढ़क के चढ़ रही है, ऊपर ऊपर की तरफ लुढ़कती है। एक मैग्नेटिक हिल जो वहां पर है, तो उसको बोलते हैं, एक धोखा भी है और ये क्या है नहीं है, लेकिन वो है। तो वहां की जो प्राकृतिक स्थिति है और वह उसका आकर्षण का कारण भी है, तो वो मैग्नेटिक हिल। लेकिन उससे हम राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। उस ऊंचाई पर जम्मू एंड कश्मीर के माध्यम से जो बजट जाता था वो पहुंचता नहीं था, क्योंकि हमारा जो लद्दाख का जो कॉम्बिनेशन है इसमें बौद्ध आबादी बेसी है, और जबकि कारगिल में शियों की आबादी ज्यादा है, और कश्मीर में जो प्रशासन को उनके दोनों ही सूट नहीं करते। इसीलिए एक भेदभाव मूलक सिस्टम से उनको आजादी मिलती, उनको मिलता कि हम अपने आत्माधिकार के, आत्मनिर्णय के अधिकार को हासिल कर पाएंगे। अपनी निर्दोषिता में सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी नेता ने उनका भरोसा किया। और अभी जब वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख का जब वो काउंसिल के माध्यम से कर रहे थे, जो 2 जिले हैं, मात्र 3 लाख की आबादी है सर, 3 लाख के आसपास की आबादी। मुझे जहां तक ख्याल आ रहा है बहुत आबादी नहीं है, और इतने सारे लोग शांति से जीना चाहते हैं, और शांति से जीने की कोशिश में उसमें वांगचुक जैसा प्रतिभावान आदमी जन्म लेता है, जो उस शांति के वातावरण में बताता है कि हाँ किस प्रकार से मनुष्य का जीवन का विकास होना चाहिए। उनका इस्तेमाल देश के तमाम जगहों पर हमारी पारिस्थितिकी के अनुसार, हमारी जो अपनी सिस्टम है उसके अनुसार उनकी अस्मिता का, उनके ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आपने ठीक ही कहा कि सरकार को तो ज्ञान से ही नफरत है, इनको ज्ञानी नहीं चाहिए, इनको विकास नहीं चाहिए। तो ये शुरू हुआ। तो हमारा जो वहां पर जो लैब था, मान लीजिए कि ले एपेक्स बॉडी, लद्दाख एपेक्स बॉडी, और जो केडीए था, कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी हो रहा हो, तो उनके संस्था के रूप में इन्होंने इसको बार बार इन्होंने आंदोलन किया, और इन्होंने ये किया कि 10 तारीख से इन्होंने 10 सितंबर से ये अनशन पर थे कि सरकार इस मुद्दे पर बात करे और हमारा स्टेटहुड हासिल करे। इन्हें यह भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि स्टेटहुड वहां हासिल जम्मू कश्मीर को हो जाए और हमको, हमारी स्थिति क्या होगी। तो इनको अपने डेस्टिनी का भी चिंता है, तो ये बार बार करते। और ऐसी 6 अक्टूबर से शायद बातचीत होनी थी, और उसमें इन्होंने कहा कि और सब शामिल हो सकते हैं, उस एरिया का प्रतिनिधित्व सोनम वांगचुक नहीं कर सकते हैं, उसमें उनसे बात नहीं करेंगे। इसके पहले भी गए थे, आपने चर्चा की है, वो दिल्ली आए थे और पैदल आए थे। तो सोनम वांगचुक को बात देने के लिए, क्योंकि उनके तर्कों के सामने, उनकी प्रतिभा के सामने बात करने की स्थिति में ये लोग होंगे नहीं कि अपने ढंग से उनको बोल सके, उनको उस ढंग से आप कर नहीं सकते हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक को बात देना चाहते हैं। इसीलिए जो लोग, जिनकी हालत खराब, काफी उम्र हो गई है उनके, जिन लोगों की हालत खराब हुई है, वो कोई जिनजेट के कार्यकर्ता नहीं थे। इसीलिए लोग अरब स्प्रिंग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अरब स्प्रिंग जैसा मामला हो रहा है, वे क्या लोगों को भड़का रहे थे? बल्कि उन्होंने तो कहा कि मेरा अनशन ही बेकार हो जाएगा, मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी अगर इसमें हिंसा फैलती है। क्या चौरी चौरा कांड में जो घटनाएं घटी महात्मा गांधी के समय में, महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया, क्या अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया था? लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसके लिए सोनम वांगचुक को जवाबदेह ठहरा रही है। इस बात को नहीं समझ रही है कि ऐसी स्थितियों को पैदा करने में उसकी क्या भूमिका रही है। ये कहां तक और जा सकते हैं। तो इस स्थिति में ये हुआ। ये मांग क्या कहती है? मांग करते हैं कि पूर्ण राज्य दीजिए, 6ठी अनुसूची में दीजिए, यानी कि हमारी संस्कृति और जमीन के संरक्षण का हमको आश्वासन दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां रेयर अर्थ मटेरियल की संभावना है। ये छोटा तिब्बत कहलाता है सर, किसी को ये नहीं हो। नॉन एज ए लिटिल तिब्बत। हमने तिब्बत को अपने हाथ से छोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि चीन के साथ हमारा कोई सीमा संपर्क नहीं है, हमारा सीमा संपर्क तिब्बत के साथ है। हमारी सरकार कहती है कि हमारा 1 चाइना पॉलिसी पर हम हैं। ऐसे कठिन घड़ी में हम आंतरिक समस्याओं को इस ढंग से उलझा रहे हैं, और आप कहते हैं आप तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के बिना हो नहीं सकता है। और ये सारे के सारे लोग जिस ढंग से खड़े हैं उस कठिन परिस्थिति में, वहां से सीपेक गुजरता है, चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो वो वहां की जमीन और वहां वहां अगर कोई चीज बनती है तो उसका क्या व्यापारिक महत्व होगा, ये अडानी जी से बेहतर कौन समझता है? सॉरी, हमारी सरकार से बेहतर कौन समझता है?
नहीं, मैंने यूं ही नाम ले लिया, वैसे बहुत भी हो सकते हैं। इसे बेहतर कौन समझता है जिनको इसकी सरकार सर जरूरत सर ठीक कहा आपने, सरकार उसी की है। है सर। हाँ, एक बाकी ही सब तो बात है। बाकी सब तो मुखौटे हैं सर। हाँ, वही है ना कि हमारे कबीरदास ने कहा था, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी हुई बैठी, शिव के घर हुई भवानी। हाँ, तो जी, ये एक ही बात है। तो वो तो, हाँ, तो वे इस अर्थ में पर्यावरण जो भी हो, तो वे वो जमीन चाहते हैं। हम बिहार में, हम जब दलितों के लिए जमीन मांग की जाती थी, तो मुख्यमंत्री कहते थे, कहाँ है जमीन, कहाँ से लाएंगे जमीन, आसमान से। और अडानी जी को देने के लिए, एक एक रुपये एकड़ जमीन देने के लिए फटाफट फटाफट जमीन निकाल दिए। सबको बोलते थे, माँ के नाम, माँ के नाम, एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाओ, और अडानी के नाम लाखों पेड़ कटवा दो। तो ये सरकार की जो नीति है, इसलिए मैं सर कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, विचार कीजिएगा। एक फेडरल सिक्योरिटी एक्ट जरूर डेवलप करना चाहिए। और जितने विधानसभा हैं, आधे से विधानसभा से अधिक विधानसभा अगर इसके प्रस्ताव को पारित करके केंद्र को भेजते हैं, तो उनको विचार करना ही होगा और लोकसभा राज्यसभा में रखना होगा। भले ही वहां पराजित होने के बाद या एक्ट में नहीं बदले, लेकिन भारत की भावना का वहां पर परिचय हो जाएगा और ये हमारे संसदीय रिकॉर्ड में आ जाएगा। आप इसे अलगाववाद कहते हैं, ये अलगाववाद है। अपने आत्माधिकार का की मांग करना। 2008 का, मुझे लगता है 2008 का इनका भाषण सुनिए। ये इन्होंने, मैंने अभी जो प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या कहा था कि उस समय में इन्होंने कहा था कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं इतना 43% या क्या उन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूट करते हैं, हमको मिलता है 2.5%। तो हमें भारत सरकार यह बता दे कि भारत संघ में शामिल रहने के लिए हमें कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। राज ठाकर साहब को याद होगा, वो प्रसंग 2008 का है, जो इन्होंने कहा भारत संघ में रहने के लिए कितना हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए बताइए। ये वही कहने वाले आज बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है और फेडरल से आपका क्या, ये ऐसे नहीं चल सकता है। आप लोग गूगल करके देख लेंगे, 2008 में इनका बयान जो है, मेरे पास इसमें उपलब्ध नहीं है। तो अब ये नए जिला के गठन की बात कर रहे हैं, और इस मामले में जो स्वायत्त जो परिषद है, स्वायत्त शासी, देखिए कोई भी स्वायत्ता जो होती है वह नागरिक स्वतंत्रता को नहीं रोक सकती है। ये मान करके चलना चाहिए। और इसमें में हमारी बहुत सारी एजेंसियों को स्वायत्त होने का बोध जो है सो परम बोध हो रहा है। स्वायत्त न हुए खुदा हो गए। जैसे इलेक्शन कमीशन को भी अपने स्वायत्त होने का बड़ा गर्व हो गया। हमारे जो अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, अभी रिजाइन कर दिया उन्होंने, उनको भी एक बार लगा था कि वो स्वायत्तता की तलाश में निकल गए कि कौन है स्वायत्त, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लोकसभा बड़ा है, बड़ों की तलाश में लग गए। तो ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि शांतिपूर्ण क्षेत्र को अशांति में इन्होंने झोंक दिया, क्योंकि इनकी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तत्व अशांति के कोणों से तैयार होता है। ये अशांति के ही से बने हुए पुजारी हैं सर। जी सर, बिल्कुल।